नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको पीपीएफ की डिटेल जानकारी देंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पीपीएफ में निवेश करने का फायदा और नुकसान क्या होता है। फिर हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में भी बताएंगे जो आमतौर पर लोग नहीं जानते या फिर शायद आप उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करने के लिए पीपीएफ के माध्यम से हर महीने कितना निवेश करना होगा। और फिर हम आपको अंत में ये भी बताएंगे कि पीपीएफ के अंदर में फॉर्म नंबर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच का क्या इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह की सारी दिलचस्प जानकारियां आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें आपको निवेश करना क्यों चाहिए, आखिरकार इसके फायदे क्या हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि ये रिस्क फ्री है। जी हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट का पीछे से सपोर्ट है, तो ये बिल्कुल आपका इसमें 1% का भी रिस्क नहीं है। इसमें आपका पैसा तभी डूब सकता है, या तो ये देश डूब जाए या फिर नेताओं को अपनी कुर्सी प्यारी ना हो। इसके बाद ये टैक्स फ्री भी है। रिस्क फ्री होने के साथ साथ ये आपका टैक्स फ्री भी होता है। इसमें आपको इंटरेस्ट का जो भी पैसा मिलेगा वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है उसमें भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना। और इसके साथ साथ आप जितना इसमें हर साल निवेश करते हैं उसका अंडर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के टैक्स का कोई झोल झमेला नहीं है इसके अंदर में। इसके साथ ही साथ इसकी एक और खासियत है, और वो ये कि मान लीजिए आप बड़े कर्ज में डूब गए, तो कोर्ट जो है वो इसके पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता आपके किसी भी कर्ज को चुकाने के लिए। जी हाँ, आपकी सारी संपत्ति बेची जा सकती है, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड के पैसे का इस्तेमाल कोर्ट कभी भी ऑर्डर नहीं दे सकता कि भैया इससे पैसा निकाल के इसके सारे कर्जों को चुका दिया जाए। और अगर हम इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। ये भी आपको 8% का ब्याज दे रहा है, वो भी टैक्स फ्री वाला ब्याज है। तो अगर आपको कोई कहीं पे किसी स्कीम के अंदर में कोई 10% से ज़्यादा ब्याज दे रहा हो तो वो उसके बराबर है ये। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर कई सारे फायदे हैं निवेश करने के। अब जरा देख लेते हैं कि आपको इसमें निवेश क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें निवेश क्यों नहीं करना चाहिए, उसका पहला कारण है कि बहुत ही लंबा लॉक इन पीरियड है इसका। जी हाँ, 15 सालों का लॉक इन पीरियड है इसका। और जो निकालने मतलब अगर आप बीच में इसमें से पैसा निकालना चाहें तो उसमें भी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है। अगर सरकार इसको आने वाले वक्त में 15 साल से थोड़ा और कम कर दे, कम से कम इसको 10 साल पे भी ले आए तो काफी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ क्योंकि ये मार्केट पे डिपेंड नहीं करता है ये स्कीम, तो ये रिटर्न भी कभी भी आपको बहुत ज्यादा हाई नहीं देगा। देखिए, 8% सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आजकल के टाइम के हिसाब से 8% बहुत ज्यादा रिटर्न भी नहीं है। तो क्योंकि भैया ज्यादा रिस्क नहीं है तो ये आपको ज्यादा रिटर्न भी नहीं देता। लेकिन अगर मैं कुल मिलाकर के देखूं तो इसका जो फायदा है उसका पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी है कंपेयर टू इसके नुकसान के। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको इसमें निवेश जरूर करना चाहिए। तो चलिए, अब आपने ये फैसला तो कर लिया कि इसमें निवेश करूं कि ना करूं। अब जरा आते हैं कि इसकी थोड़ी डिटेल जानकारी ले लेते हैं, और उसमें सबसे पहले हम जानेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए, इसके अंदर इस देश का कोई सा भी नागरिक निवेश कर सकता है और एक नागरिक सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकता है इसके। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चे के नाम पे अलग से एक अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम की होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि सर, अगर कोई नागरिक जो कि एक भारतीय नागरिक है, अगर वो इसमें पीपीएफ में निवेश करता है और कुछ वक्त के बाद विदेश में जाके वो सेटल हो जाता है और उसको एनआरआई का स्टेटस मिल जाता है, तो क्या तब भी उसका पीपीएफ अकाउंट नॉर्मली चलता रहेगा या बंद कर दिया जाएगा? तो देखिए, उसका पीपीएफ अकाउंट नॉर्मली चलता रहेगा, क्योंकि जिस वक्त उसने निवेश किया उस वक्त वो भारतीय नागरिक था, और यही सिर्फ जरूरी है इसके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसमें निवेश कर सकता है। अब ये जान लेते हैं कि इसमें आपको मिनिमम कितना निवेश करना है, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, और आपको कब तक निवेश करना है। तो देखिए, मिनिमम आप 500 रुपए एक साल के अंदर में और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में आप निवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये निवेश 15 सालों तक लगातार करना होगा। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ तो आप चाहें तो इसको ईयरली बेसिस पे भी कर सकते हैं, मतलब हर साल इकट्ठा एक अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, या आप चाहें तो हर साल 12 किस्तों में भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप मंथली बेसिस पे भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपके पास अवेलेबल है। जैसा आपको सहूलियत भरा लगता है उस हिसाब से इसमें निवेश कर लीजिए।
इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा कि जब आप अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं तो शुरुआत में आप 100 रुपए से भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी हर साल कम से कम 500 रुपए भरना ही होगा। और अगर आप ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हर साल तो आपको 50 रुपए की पेनल्टी भी भरनी पड़ती है हर फाइनेंशियल ईयर के जितने फाइनेंशियल ईयर आपने नहीं दिया उस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको पर फाइनेंशियल ईयर 50 रुपए का पेनल्टी भरना पड़ेगा। अब यहां पर मैं आपको कुछ स्पेशल जानकारी देना चाहूंगा। अब ये खास जानकारी क्या है कि देखिए, वैसे कहने के लिए तो ये स्कीम 15 सालों की होती है, लेकिन एक्चुअली में 16 सालों के लिए होती है। अब वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए किसी इंसान ने 2019 में अगस्त के महीने में उसने अपना पहला निवेश किया पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर में, तो इनका जो कैलकुलेशन का तरीका रहता है ना 15 सालों का, वो ऐसा रहता है कि पूरा फाइनेंशियल ईयर काउंट करते हैं। जी हाँ, ये आपके बीच से काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो काउंट करना शुरू करेंगे वो 31 मार्च 2020 से, यानी कि अगले साल के 2020 से ये लोग आपका 15 ईयर काउंट करना शुरू करेंगे। तो कुल मिलाकर के ना आपका ये स्कीम बन जाता है पूरे 16 सालों का। तो ये था इसके बारे में कुछ खास जानकारी। इसके साथ साथ मैं आपको एक और खास जानकारी देना चाहूंगा इसके बारे में, और वो ये है कि जब भी आप इसमें जमा करते हैं पैसे, तो अगर आप मंथली बेसिस पे इसमें जमा कर रहे हैं तो हर महीने की 5 तारीख से पहले इसमें पैसा जमा कर दें। और अगर आप एनुअली बेसिस पे इसमें पैसा जमा करते हैं तो हर साल 5 अप्रैल से पहले इसमें पैसा आप जमा कर दें। ये जो मैं 5 तारीख का वर्ड 5 तारीख बार इस्तेमाल कर रहा हूं, उसके पीछे का मेरा एक कारण है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ये आपके 5 तारीख से लेकर के इस महीने की 30 तारीख तक जितना भी आपका मिनिमम बैलेंस होता है उस पे ब्याज कैलकुलेट होता है। तो अगर आप 5 से पहले करवा देंगे तब तो आपको उस अमाउंट पे ब्याज मिल जाएगा उस महीने का, नहीं तो फिर एक महीने का आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये थी इसके मिनिमम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट और कब तक इन्वेस्टमेंट करना है और उससे रिलेटेड कुछ खास जानकारियां। चलिए अब ये जान लेते हैं कि आपको अकाउंट खोलने के लिए जाना कहाँ होगा। तो देखिए, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में नज़दीकी या लगभग जितने भी इस देश के बड़े बैंक हैं सब में ये सुविधा आज के डेट में अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाके पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको हिदायत यही दूंगा कि कोशिश करें हमेशा ऑनलाइन ही खुलवाने का, क्योंकि बहुत सारे झोल झमेले से आप बच जाएंगे। और अगर मैं बात करूं जहां तक सरकारी बैंकों की, तो अगर आप जानते ही हैं कि वहां पर आप जब भी एक फॉर्म जमा करवाने के लिए जाएंगे तो कितना ज़्यादा लफड़ा पड़ जाता है, एक छोटे छोटे काम के लिए कितना ज़्यादा आपका वक्त बर्बाद कर दिया जाता है। तो कोशिश करें कि आप ऑनलाइन ही अकाउंट खुलवाएं। बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी इसके अंदर आप आज के डेट में इन्वॉल्व हो गए, जैसे ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक। तो आपके घर में जो सबसे नज़दीक का बैंक हो जो ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसी बैंक में जा करके अकाउंट खुलवाएं। आप दुनिया में मतलब जितने भी बैंक्स को गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है आप किसी में भी जाके खुलवा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक प्राइवेट बैंक में अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाया है या किसी सरकारी बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस के अंदर में, आपको ब्याज उतना ही मिलेगा। सारे नियम सेम ही रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ना ये स्कीम गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट ने इनको ऑथराइज किया हुआ है कि भैया लोगों से पैसा लाओ और हमारी स्कीम में जमा करवाओ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे अकाउंट खुलवाते हैं, बस वहीं खुलवाइए जो आपको ज्यादा सहूलियत भरा लगे। चलिए अब जान लेते हैं कि आपने ये तो देख लिया कि आपने अकाउंट कहाँ खुलवाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कि मान लो क्या इसमें अकाउंट की ट्रांसफ़र फैसिलिटी अवेलेबल है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। आप चाहें तो इसको पोस्ट ऑफिस से बैंक में, बैंक से पोस्ट ऑफिस में, जहाँ भी मन करे आप इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं बड़े ही आराम से। अब जान लेते कि यार लॉक इन पीरियड इसका क्योंकि 15 सालों का है, तो क्या बीच में कभी भी पैसा निकालने की जरूरत पड़ी तो क्या निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। देखिए, अगर आपको जो प्री मैच्योर विदड्रॉल की फैसिलिटी है वो आपको अवेलेबल हो जाती है 7वें फाइनेंशियल ईयर से। मतलब ये कि जिस साल से आपने इन्वेस्ट किया उस साल से आप 7वां फाइनेंशियल ईयर काउंट कर लीजिएगा, तो आपको 7वें फाइनेंशियल ईयर से इसमें विदड्रॉल की जो पार्शियल विदड्रॉल की जो फैसिलिटी है वो आपको अवेलेबल हो जाती है। अब कितना आप निकाल सकते हैं? तो आप 50% निकाल सकते हैं, वो भी उस बैलेंस का जो आपके चौथे फाइनेंशियल ईयर के अंत में था, उसका 50% आप निकाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। मान लीजिए ये तो मैंने कहा कि 7वें फाइनेंशियल ईयर से आप निकाल सकते हैं, उससे पहले जरूरत पड़ गई तो कैसे निकालेंगे पैसा? तो देखिए, 2 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आप चाहें तो लोन ले सकते हैं इसमें से, और जो लोन का ब्याज आपको देना पड़ता है इसमें वो 2% एक्स्ट्रा देना होता है जितना कि सरकार आपको देती है। मान लीजिए सरकार आपको 8% का ब्याज दे रही है तो आपको 10% का ब्याज इसके लोन पे देना होगा। तो ये जो लोन की फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहती है वो तीसरे से छठे साल के बीच में आप लोन ले सकते हैं कभी भी। और पार्शियल विड्रॉल कब से ले सकते हैं? तो 7वें साल से।
अगर आप लोन को लेकर के और अधिक जानकारी चाहते हैं, इसके सारे नियम जानना चाहते हैं लोन से रिलेटेड, तो हमने एक वीडियो पहले से ही बना रखी है। कॉर्नर में आपको आई का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, हमने वो वीडियो का लिंक डाल दिया है, वहां जाइए, उस वीडियो को देखिए और इसके लोन की और अधिक जानकारी, डिटेल में जानकारी लीजिए। तो आपने देख लिया कि इसका प्री मैच्योर्ड विथड्रॉल का क्या हिसाब किताब है। आप चाहें तो वक्त से पहले भी पैसा निकाल सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। तो यहाँ पर प्री मैच्योर क्लोजर भी आप करवा सकते हैं, टाइम से पहले आप बिल्कुल बंद करवा सकते हैं। कब करवा सकते हैं? तो जब 5 फाइनेंशियल ईयर पूरे हो जाएं, उसके बाद आप चाहें तो इसे बंद करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ कारण है, जैसे कि आपको अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत हो, या शादी के लिए, या कोई गंभीर बीमारी हो गई है परिवार में किसी सदस्य के लिए, तो उसके इन्हीं कारणों की वजह से आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कारण, क्योंकि हो सकता है आपको वहां पे ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ जाए, प्रूफ देना पड़ जाए कि भैया मैं हाँ इसी कारण के लिए निकाल रहा हूं पैसे। यहां पर आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब आप प्री मैच्योर क्लोजर लेते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी भी आपके ऊपर लगाई जाती है। यानी कि आपको अगर 8% का ब्याज मिल रहा था, तो अब जो आपको पैसा मिलेगा ना, वो 7% का ब्याज जोड़ के मिलेगा, ना कि 8% का। इसके साथ ही साथ अगर आपकी बीच में ही मृत्यु हो जाती है, तो आपका जितना भी पैसा होगा वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। जी हाँ, इसमें नॉमिनी की फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है। तो अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो ये ब्याज समय जितना भी पैसा होगा वो सारा का सारा नॉमिनी को मिल जाएगा, और बाकी टैक्स का तो कोई झंझट है ही नहीं इसके अंदर में। चाहे आप प्री मैच्योर क्लोजर करवा लीजिए या जिस तरीके से भी आपको पैसा निकालना है, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता है इसमें आपको। अब मैं आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहूंगा। जी हाँ, देखिए होता क्या है, वैसे तो ये स्कीम 15 सालों की है, लेकिन सरकार आपको एक ऑप्शन भी देती है कि भैया इसको आप चाहो तो हर 5 साल के लिए इसको आगे बढ़ा सकते हो। आपको क्या करना है कि इसको जरूर 5 सालों के लिए बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? देखिए, अगर आप इसको सिर्फ 5 साल के लिए भी एक्स्ट्रा बढ़वा लेते हैं तो आपको 15 से 20 लाख का एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाता है। जी हाँ, अगर आप इसको सिर्फ 5 सालों के लिए भी बढ़ाते हैं, और जितने सालों के लिए और ज्यादा बढ़ाएंगे आपको उतना ज्यादा और ब्याज मिलता चला जाएगा। यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर आप इसको 5 साल के लिए एक्स्ट्रा बढ़वाते हैं तो जरूरी नहीं, तो ये जो एनुअल कंट्रीब्यूशन होता है ना हर साल कि भाई इतना मिनिमम करना ही करना है, वो भी आप उस झंझट से भी मुक्त रहेंगे। आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, यानी कि जितना पैसा उसमें पड़ा हुआ है आप उसको बस छोड़ दे, सरकार अपने आप ही आप उस पर ब्याज देती रहेगी, जैसे नॉर्मली मैनर में देती रहती है। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी कि आप इसको जरूर 5 साल के लिए हो सके तो और बढ़ा ले। इसके साथ ही साथ क्योंकि ये एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है, तो देखिए जब आपको पैसे मिले, मान लीजिए आपने 15 साल के लिए इसमें पैसा निवेश किया, 15 साल के बाद आपने और 5 साल के लिए इस पैसे को एक्सटेंड करवा लिया, तो मेरे हिसाब से अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए इसमें निवेश करें और 15 सालों तक, और उसको और बढ़ा ले 5 सालों तक, तो आपको 60 से 70 लाख, मतलब 70 लाख के लगभग आपको पैसा मिल जाता है। अब जब ये आपको 70 लाख के लगभग मिल जाए, तो अगर उस टाइम पे, जैसे आपको मान लीजिए उस वक्त पे आपको अपने बच्चे की शादी करवानी हो, या फिर बच्चे की हायर एजुकेशन का कॉस्ट बियर करना हो, तो अगर इन सब से कुछ पैसा बच जाता है, या फिर ये आपके खर्चे होते ही नहीं है, तो इस पैसे को ना आप एन्युटी, इस पैसे से आप एक एन्युटी प्लान खरीद ले, मतलब एक पेंशन प्लान में इसको निवेश कर दे, ताकि देखिए इकट्ठे पैसा रहेगा तो जल्दी खर्च हो जाएगा, वही पैसा आपको हर महीने पेंशन के रूप में थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो जाएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस पैसे का जो कंजम्पशन है आप वो लंबे वक्त तक कर पाएंगे। मार्केट में उस वक्त जो भी सबसे अच्छा पेंशन प्लान रहे, उस वक्त आप उसको खरीद लीजिए उन पैसों से। तो ये मेरी 2 स्पेशल टिप थी। पहली स्पेशल टिप ये कि आप इसे एक्सटेंड जरूर करवाएं, चाहे भले ही 5 साल के लिए करवाएं, और दूसरा ये कि जब पैसा मिले तो उससे एक पेंशन प्लान जरूर खरीद लें। चलिए अब ये जान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करने के लिए आपको हर महीने कितना निवेश करना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक उदाहरण के जरिए आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप हर महीने 10,000 रुपए का निवेश करते हैं पूरे 15 सालों तक, और उसके बाद आने वाले 15 सालों के लिए उसे छोड़ देंगे, तो आपका 1 करोड़ रुपए का से भी 1-2 लाख रुपए ज्यादा का ही फंड इकट्ठा हो जाएगा। और अगर आप कहेंगे कि 30 साल हम इंतजार नहीं कर सकते, उससे थोड़े कम टाइम में हमें चाहिए, तो अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा दीजिए। आप गूगल पे सर्च कीजिए पीपीएफ कैलकुलेटर करके, बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, अपनी सहूलियत के हिसाब से कंट्रीब्यूशन डालिए और देखिए कि आप कब तक 1 करोड़ रुपए का फंड कितने कम टाइम में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जरा जान लेते हैं कि फॉर्म नंबर ए से लेकर के एच तक की क्या कहानी है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर में। तो देखिए फॉर्म नंबर ए जो होता है आपका, वो अकाउंट ओपनिंग के लिए होता है।
फॉर्म नंबर बी जो होता है आपका, वो उसमें जब आप पैसा डिपॉजिट करते हैं उसके लिए, और लोन की रीपेमेंट के लिए जो आपने पीपीएफ से लिया होगा। फॉर्म नंबर सी जो है आपका, वो पार्शियल विदड्रॉ के लिए, बीच में पैसा निकालना है तो फॉर्म नंबर सी भरना होगा। फॉर्म नंबर डी जो है आपका, वो लोन की एप्लीकेशन देने के लिए होता है। फॉर्म नंबर ई जो होता है आपका, वो नॉमिनी के ऑप्शन को ऐड करने के लिए होगा। फॉर्म नंबर एफ जो होता है आपका, वो नॉमिनी चेंज करवाने के लिए होता है। फॉर्म नंबर जी जो होता है आपका, फॉर्म नंबर जी का इस्तेमाल जब अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस के लिए आपको फॉर्म नंबर जी भरना होता है। और अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं 15 साल से ज़्यादा, 5 साल के लिए, तो आपको फॉर्म नंबर एच भरना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्म नंबर ए से लेकर के एच तक की सारी कहानी समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने अपनी जितनी भी जानकारी थी पीपीएफ के बारे में वो सारी डालने की कोशिश की है। फिर भी अगर हमसे कोई जानकारी छूट गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। कोई प्रश्न है तो नीचे ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार इसे लाइक किए बिना आप लोग ना जाएं, क्योंकि आपके लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। और अगर पसंद आई है तो उसे शेयर भी ज़रूर करना है अपने सभी चाहने वालों के साथ, ताकि उन्हें भी पीपीएफ की डिटेल जानकारी मिल सके और वो भी अपने रिटायरमेंट को थोड़ा सुरक्षित कर सके। इसके साथ ही साथ चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वो जो घंटी का बटन दिख रहा होगा उसको भी ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में कोई सी भी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन ना मिस हो। हमारे चैनल पे वैसे भी कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आप उसे इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें। तो हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।